चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था में दूसरे क्लास पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था भाग 2 के अंतर्गत आज हम ये जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्भव कैसे हुआ, या ये किस प्रकार से राज्य शासन ने विधानसभा में इसे पारित किया, कब कब पारित किया और कब से छत्तीसगढ़ में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया, और सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है वह छत्तीसगढ़ में किस तरह से लागू किया गया, इन्हीं पहलुओं पर आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में बताता है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। जिस प्रकार से भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, देश के प्रति फंडामेंटल ड्यूटी होती है, मतलब मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का स्टेट के प्रति या राज्य का उस देश के प्रति, उस देश के नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य है उसे ही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है कि स्टेट का क्या ड्यूटी होना चाहिए, है ना। स्टेट किस प्रकार से अपने देश की जनता के लिए या देश हित में काम करेगा, कौन कौन सी योजनाएं बनाएगा। ये सभी योजनाएं जो आप वर्तमान में देखते हैं ये कहीं ना कहीं प्रेरित है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, क्योंकि वहां पर इन सभी योजनाओं के संदर्भ में पहले ही लिखा जा चुका है कि आप स्टेट को डेवलप करने के लिए, उन्नत करने के लिए कौन कौन से स्कीम्स, किस प्रकार की कार्य योजना आप लेकर के आपको आना चाहिए, इन सभी विषय में पहले से ही बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 4 में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है जिसको हम अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 40 स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक आर्टिकल है, जिसमें मूल रूप से उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों के गठन और उनकी शक्तियों के विषय में, यानी ग्राम पंचायतों का कैसे गठन किया जाएगा और उनको कौन कौन सी पावर दी गई है सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा, इन सभी विषयों पर यहाँ पर बात कही गई है। अभी कुछ टर्म्स आपको जो समझ में नहीं आ रहे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कई बार हमसे कमेंट में स्टूडेंट पूछते हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से पूछते रहते हैं। जैसे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, मैंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सत्ता का विकेंद्रीकरण है। समझिएगा, सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करना, सत्ता मतलब पावर, शक्तियां, शक्तियों को, अब शक्तियां क्या हो सकती है, निर्णय लेने की शक्ति हो सकती है, किसी समस्या को निपटारा, जजमेंट करने की शक्ति हो सकती है, कुछ योजना बना करके उसको क्रियान्वित करने की शक्ति हो सकती है। तो ये पावर होती हैं केंद्र सरकार के पास। तो ये जो पावर है केंद्र सरकार के पास, उसको स्टेट में किस तरह से, राज्यों में किस तरह से उस सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और वहीं निचले स्तर अर्थात स्थानीय स्तर में भी किस प्रकार से सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये शब्द आप अब नहीं भूलेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टॉप टू बॉटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टॉप टू बॉटम, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियों के बंटवारे को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
73वां संविधान संशोधन 1992 का जो अधिनियम रहा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संविधान संशोधन में बहुत सारी समितियां सहभागिता अपनी निभाती रही हैं, जिन समितियों के विषय में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। आपको उस प्रीवियस क्लास में जाकर के उसे जरूर देखना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 के अंतर्गत मूल रूप से हम देखें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, हिंदी में अणा कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 15 आर्टिकल इसमें जोड़े गए। भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कुल 15 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणा तक जोड़े गए, और इस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल कहते हैं। इस 11th अब शेड्यूल में कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन बातों को आप गौर कीजिएगा। 29 विषय शामिल किए गए हैं, राइट। तो एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ अर्थात अणा, कुल कितने आर्टिकल हैं? 15 आर्टिकल हैं, 15 अनुच्छेद हैं, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो कि मूल रूप से पंचायती राज से ही संबंधित है, और इसमें कुल 29 सब्जेक्ट यानी 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन के विषय में आप लोगों ने समझा जो पंचायती राज से संबंधित है, क्लियर। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में इन्होंने एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के विषय में बताया, और इसी का प्रेरणा माना जाता है 1882 में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन से प्रेरित हुआ पंचायती राज व्यवस्था को माना जाता है। इसी नाम से हम ये कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के फादर या पिता कौन है? लॉर्ड रिपन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, पिता या फादर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, क्योंकि 1892 ईस्वी को इन्होंने एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के विषय में बताया और स्थानीय स्वशासन के महत्व को समझाने का प्रयास किया कि अगर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, टॉप टू बॉटम स्तर पर, यानी निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार अब गांव-गांव जाकर के समस्याओं को तो नहीं सुलझा सकती, और समस्याएं तो ढेर सारी हैं, हर किसी की जिंदगी में भी समस्याएं हैं। तो अपनी समस्याओं को खुद निपटारा करना है। जैसे गौतम बुद्ध की वाणी अपो दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो सत्ता आप पावर किसको दे दो? ग्रामीण स्तर को दे दो, निचले स्तर को, स्थानीय क्षेत्रों को दे दो। वो अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निपटारा स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा को स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। कौन सा विचारधारा था? किसका विचारधारा था? लॉर्ड रिपन का विचारधारा था। इसको आप चाहें तो और डिटेल में यहां से देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव जारी किया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन, ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली इसे कहते हैं। दोहरे शासन मतलब द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। एक तरफ हम संघवाद की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, है ना, भारत में संघवाद की बात करते हैं। संघवाद का मतलब है कि संघीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि
सत्ता का जो मूल पावर है, मूल केंद्र है ना, वो कौन होगा? केंद्र सरकार होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, है ना। लेकिन हम एक तरफ द्वैध शासन प्रणाली या फिर सत्ता का द्वैध रूप कह सकते हैं, दोहरा शासन प्रणाली व्यवस्था कह सकते हैं, और तीसरा शासन प्रणाली में हम स्थानीय स्वशासन को भी रखते हैं। तो ये एक्चुअली में कब से प्रारंभ हो रहा है? 1999 में हम देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम में दोहरा शासन प्रणाली लाया गया। इसको और सुदृढ़ और व्यापक कब बनाया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इनफैक्ट हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में बहुत सारे जो ड्राफ्ट हैं वो कहाँ से उठाए गए हैं? सीधा सीधा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाया गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद 1957 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसका स्थान अब हम किस नाम से जानते हैं भाई? नीति आयोग के नाम से जानते हैं, है ना, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसके विषय में मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपसे डिस्कस किया है। तो 1957 में सेकेंड 5 ईयर प्लान जब चल रहा था तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात 1958 में एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के राजस्थान में नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तत्पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था 1959 में, ठीक है। 11 अक्टूबर की बात रही है, राइट, और एक 2 अक्टूबर की बात रही है। एक आंध्र प्रदेश की बात है और एक नागौर जिला राजस्थान की बात। तो दोनों जगह लागू किया गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा 1993 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जो पंचायती राज और नगरीय निकाय को संबोधित करता है, तब जाकर के हम देख पाते हैं कि इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित करके लागू किया गया था। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें और आपको जाननी चाहिए। जैसे हम 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं, ये कब पारित किया गया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसे पारित किया गया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बिल, देखो छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल और बिल से क्या बनता है? फिर एक्ट बनता है, राइट। बिल क्या होता है? विधेयक होता है, विधेयक है। और एक्ट मतलब क्या हो जाता है? अधिनियम। अधिनियम का अर्थ क्या हो गया? ये सीधा सीधा कानून हो गया ना, कानून बन गया। अब ये कच्चा कानून है। विधेयक मतलब बिल पारित किया जा रहा है, ड्राफ्ट अभी पारित किया जा रहा है, मतलब केवल रखा जा रहा है कि अपने सुझाव रखे जा रहे हैं कि हम इस पर विचार करना चाहते हैं, इसे कानून बनाना चाहते हैं। बिल तब तक पूरे देश में, राज्य में, स्थानीय स्तर पर लागू नहीं हो सकता जब तक वह बिल क्या ना बन जाए? अधिनियम न बन जाए, कानून न बन जाए। तो इसके लिए संसद, पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं संसद, उत्तरदायी होता है इसके लिए। संसद कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम लोकसभा में इस बिल को रखा गया। कब? 22 दिसंबर 1992 को, अर्थात 22 दिसंबर 1992 को यहां से पारित कर दिया गया। फिर राज्यसभा में भी 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। फिर जाकर के थोड़े समय के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी के द्वारा इस विधेयक पर साइन किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पी नरसिम्हा राव जी थे। तो इस प्रकार से यह बिल पारित हो जाता है 20 अप्रैल 1993 को। लेकिन अभी लागू तो हुआ नहीं है। तो भाई ये बिल लागू कब होगा देख लीजिए।
तो ये बिल लागू हो रहा है 24 अप्रैल 1993 को। इसी नाम से तो इस 24 अप्रैल 1993 को हम, है ना, 24 अप्रैल 1993 को हम क्या मानते हैं भाई, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। अब देखिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में यह प्रथम राज्य बना। 11 अक्टूबर 1959 को सादनगर महमूदनगर ये आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। ये एक्ट लागू होने से पहले की बात है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित था। लेकिन अब एक प्रश्न ऐसा बनता है कि 73वां संविधान संशोधन बिल पारित होने के पश्चात और 24 अप्रैल 1993 को लागू होने के पश्चात वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया? तो वह राज्य पूर्ण रूपेण हम किसे मान सकते हैं? मध्य प्रदेश को मानेंगे। मध्य प्रदेश ही वह पहला राज्य था जहां पूर्ण रूपेण पंचायती राज व्यवस्था को 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम कब एक्सपेरिमेंटल रूप में लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनने के पश्चात पूर्ण रूपेण कौन सा राज्य इसको स्वीकार करता है? तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन जाता है। तो ये दोनों प्रश्न हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, ऐसे भी राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों में हम दिल्ली की बात करें, वहीं 6 शेड्यूल स्टेट में 6वीं अनुसूची में शामिल देशों में राज्यों की अगर हम बात करें तो 6वीं अनुसूची से संबंधित राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अब 370 हट गया है, आर्टिकल 370 के हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, समझ लीजिए। वहीं स्टेट की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय व्यवस्थाएं लागू हैं? तो हम द्विस्तरीय बात करें तो तमिलनाडु में, त्रिस्तरीय पंचायती राज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पश्चिम बंगाल। इस तरह से और भी राज्य जहां पर द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हैं। क्लियर? सत्ता का विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो रहा है, टॉप टू बॉटम आप इस तरह से ले सकते हो। टॉप टू बॉटम यहां से आप इस तरह से बना लो तो, है ना, ये आपको केंद्र मान सकते हो, ठीक है, ये राज्य इसको मान लो, ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हो, स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, स्थानीय स्वशासन। तो केंद्र, राज्य, स्थानीय, यानी केंद्र के पास ही पावर न रहे और राज्य को भी मिले और स्थानीय क्षेत्रों को भी मिले। तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मूल रूप से शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का विभाजन है, यही सत्ता का विकेंद्रीकरण है मूल रूप से। अगर हम देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्हीं 2 प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पारित होता है। जैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये पंचायती राज को दर्शाता है। इसमें भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 15 अनुच्छेद शामिल हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 अणा तक हैं। इसी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कुल 29 विषय हैं। 29 विषयों पर भी मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। वहीं आप देखें 74वां संविधान संशोधन 1992 ये नगरीय निकाय को दर्शाता है, जो कि भाग 9 का के अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी यानी यह 6 तक शामिल है। इसमें कुल मिलाकर के हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं और 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 18 विषय शामिल किए गए हैं। देखो यहाँ 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय निकाय। यहाँ पर विषय बहुत बार पूछा जाता है, तो पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगरीय निकाय में 18 विषय है, और इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कह रहे हैं। अब भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देख लेते हैं भाई, 243 से लेकर 243 अणा तक
मूल रूप से कौन कौन सी बातें यहाँ पर 15 अनुच्छेदों में कही गई है। अब देखो 243 में पंचायत के संबंध में परिभाषाएं हैं, 243 का में ग्राम सभा के विषय में बताया गया है, 243 का में पंचायतों के गठन के विषय में बताया गया है, ठीक है। वहीं 243 ग में 243 ग में क्या है, पंचायतों की संरचना के विषय में है, पंचायतों की संरचना के विषय में है। आगे देखिए 243 घ में मूल रूप से 243 घ में बताया गया है सीटों के आरक्षण या स्थानों के आरक्षण के विषय में। ये सीजीपीएससी प्रिलिमिनरी के एग्जाम में 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया है, सीटों का आरक्षण का प्रावधान या स्थानों का आरक्षण कौन से आर्टिकल में है पंचायती राज व्यवस्था में। तो 243 अड़ा में इसको मूल रूप से बताया गया है। 243 अंगा की बात करें तो पंचायतों की अवधि इत्यादि के विषय में है। वहीं अगर हम बात करें 243 च सदस्यता के लिए निरअर्हताएं क्या हो सकती हैं, अयोग्यता कुल मिलाकर के। 243 जी या छ की बात करें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व यहां पर बताया गया है। 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां हैं, पंचायतों की जो निधियां हैं, फंड है, तो पंचायतों के फंड के विषय में यहां पर आप देख सकते हैं मूल रूप से ज में 243 ज में यहां पर बताया गया। इसको आप लोग ABCD करके यहां पर लिख भी सकते हो, क्लियर। यहां से मैं इसको नोट कर देता हूं ABCD A B C D E F G H I J K L M N O यहीं तक है ना। तो यहां आप देखिएगा एच तक हो गया। एच में वित्तीय स्थिति के पुनर्अवलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। 243 इया में पंचायतों के लेखा और संपरीक्षा के विषय में है। 243 ठा में पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में है। 243 ठा में संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होने के विषय में है। 243 अंगा में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 एन में मूल रूप से विद्यमान शक्तियों और पंचायतों के बने रहना। और 243 अड़ा में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो ये पावर मूल रूप से इस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची के विषय में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपके प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर मूल रूप से 29 विषय कौन कौन से हैं, कृषि विस्तार मूल रूप से शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, है ना, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्मा वानिकी, लघु वन उपज, ये सभी क्या हैं 11वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं। लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल हो, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है। इस नाम से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा ग्राम पंचायत के अंदर में आता है, आप देखे होंगे। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल है। पारिवारिक कल्याण, महिला और बाल विकास, इसके साथ ही साथ समाज कल्याण में क्या है मूल रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण करना, दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। तो ये प्रमुख 29 विषय हैं जो आपको विशेष करके ध्यान में रखना है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण मूल रूप से क्या है, सत्ता का किस तरह से विभाजन
किया गया। निचले स्तर पर भी एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया। कौन से आर्टिकल हैं, कौन से भाग में इसको शामिल किया गया, ये भी हम लोग समझ लिए। अगले क्लास में हम इसके परिभाषा और मूल रूप से ग्राम सभा पर डिस्कस करेंगे। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा की बैठकें कौन आहूत करता है, ग्राम सभा की बैठकों में क्या अर्हताएं हैं, निरर्हताएं हैं, या ग्राम सभा की बैठक कब कब बुलाई जाती हैं, इन सभी पहलुओं पर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।